हेलो बच्चों, हम जो चैप्टर कर रहे थे चैप्टर 4 कर रहे थे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो हमने उसमें जो साइंटिस्ट ने मॉडल दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले जे थॉमसन ने, उसके बाद रदरफोर्ड ने, उसके बाद बोर ने, नील बोर ने, ठीक है। तो वो मॉडल्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी जो हम करने वाले हैं, वैसे भी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि शेल्स पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। वो आर्गन तक हमने देखा था। आज हम करने वाले हैं वैलेंसी। आप एक बार टेबल 4.1 पे आओ, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, वैलेंसी होती क्या है, ठीक है। अभी जो है ये स्क्रीनशॉट लेके आपके इस वीडियो पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होंगे वहां पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, के शेल पे 1 होगा, एल शेल पे 0, एन शेल पे 0, एन शेल पे 0, और वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1। यानी यहाँ पे ये समझने को मिला कि जो वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स का, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी होती है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स ऑर्बिट्स। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ यही समझ में आया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो होते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो ऑर्बिट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और आगे चल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं लास्ट ऑर्बिट पे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। हीलियम की वैलेंसी कितनी रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि वो पूरा शेल अपना कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। उसका जो पहला शेल है वो अपना कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। लिथियम का क्या रहेगा, देखिए, के शेल पे कितना 2 और एल शेल पे 1, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी 1 रहेगी। ऐसी बेरिलियम की कितनी रहेगी, 2 के शेल पे, एल शेल पे लास्ट पे कितना 2 रह रहा है, ठीक है। तो 2 ही बच रहा है वहां पे। उसके बाद बोरोन, बोरोन पे क्या है, 3 है लास्ट में, तो 3 ही उसकी वैलेंसी रहेगी। कार्बन की कितनी है लास्ट में, मतलब 2 वो के शेल पे कर रहा है और एल शेल पे कितना कर रहा है, 4। जो वैलेंसी होती है कार्बन की 4 रहेगी, ठीक है। नाइट्रोजन की कितनी रहेगी, के शेल पे 2 है और एल शेल पे 5 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 ना होकर 3 होगी। क्यों 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वैलेंसी को गेनिंग एंड लूजिंग, मतलब देना और लेना, ठीक है। देना और लेना। वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन को अगर किसी और एलिमेंट के साथ मिलना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। अगर हीलियम को किसी के साथ मिलना है तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन्स ना लेना है ना देना है। लिथियम को मिलना है तो यहाँ पर क्या होगा, लिथियम एक अपना वैलेंसी देगा, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन है वो देगा, ठीक। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल पे एल के पास है, वो कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो वो लास्ट में जो 8 है ना, उसमें से आप जब भी वो कम होगा, यानी 5 से कम होगा, तो आप वैलेंसी वही लेंगे। 4 से जो कम होगा आप वैलेंसी वही लेंगे। लेकिन 4 से जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप क्या करोगे, 8 में से माइनस कर दो। उसके लिए क्या, नाइट्रोजन के लिए क्या, 5 देना ज्यादा आसान है या 3 लेना ज्यादा आसान है, आप खुद ही बताओ। 5 देना ज्यादा आसान है कि 3 लेना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो 3 लेना ज्यादा आसान है, इसीलिए वो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा और अपनी वैलेंसी मेंटेन करके एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 - 5 3, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अभी आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी, 2 तो वो फिल कर रहा है अपना के शेल, लेकिन 6 आ रहा है एल शेल पे, तो बचा 2 ना, तो वो लेगा 2 लेगा किसी से, बजाय के 6 देने के, ठीक है। ऐसी फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा, और नियॉन का 0 हो जाएगा, क्योंकि नियॉन क्या कर रहा है, के शेल को भी पूरा कर रहा है और एल शेल को भी पूरा कर रहा है। सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3 या 5। मैंने बोला ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे, दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आसान है वही करेंगे, है ना। तो ऐसी फास्फोरस के लिए क्या हो जाएगा, 3 वैलेंसी। सल्फर के लिए 2 वैलेंसी हो जाएगी, क्लोरीन के लिए 1 और आयरन के लिए 0 हो जाएगा। तो होपफुली ये वैलेंसी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैलेंसी जो चीज आसान होती है ना वही करना है, ठीक है। तो ऐसी नाइट्रोजन के लिए आसान क्या है, 5 देना मुश्किल है बजाय के 3 लेना, ठीक है। ऐसी ऑक्सीजन के लिए 2 लेना आसान है, 2 लेना आसान है, इसीलिए उसकी वैलेंसी 2 रहेगी। ऐसी फास्फोरस की वैलेंसी 3 रहेगी, ऐसी सल्फर की वैलेंसी 2 रहेगी, ऐसी क्लोरीन की वैलेंसी 1 रहेगी,
ठीक है, होपफुली ये वैलेंसी वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो मैक्सिमम है ना वो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, चाहे वो के शेल, चाहे वो एल शेल हो, चाहे वो एम शेल हो, चाहे वो एन शेल हो। ठीक है, वो क्या बनाता है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ऑक्टेट बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्टेट। ये क्या होता है? फिल्ड शेल होते हैं। ठीक है, एल शेल क्या होता है? एल शेल तो हमें पता है ना ऑक्टेट बना रहा होता है, लेकिन एम शेल पे भी हम 8 ही रखेंगे। ठीक है, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या मतलब है इसका? गेनिंग और लूजिंग, वहीं से क्या हो रहा है? गेन भी हो रहा है, वहीं से लूज भी कर रहा है। ठीक है, लेना और देना। अब देखिए हाइड्रोजन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लिथियम क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सोडियम क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 2 है और 3 है। और ये हमने देखा भी क्यों है ना, कि मैग्नीशियम 2 लेके चलता है बाहर, एल्यूमिनियम 3 लेके चलता है बाहर। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल पे। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन अ डिफरेंट वे। वही बोला अभी मैंने, समझाया ना आपको, नाइट्रोजन के पास जो है वैलेंसी 5 ना लेके उसकी 3 वैलेंसी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इधर बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं अगर वो क्लोज हैं, उसकी कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी कितनी थी? 8, है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है? अलग तरीके से वैलेंसी को लिया जाता है। जैसे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल पे कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल पे, और वैलेंसी उसकी कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ये हमने टेबल में भी देख लिया। फ्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लूजिंग 7। वो क्या करेगा? 1 लेगा 7 देने के बजाय। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देखो यहाँ पर NaCl जो है, ठीक है, जो Na होता है वो किस में होता है? पॉजिटिव में होता है, और जो Cl होता है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है, MgCl2, ये अभी आप समझोगे, ये आपने 3rd चैप्टर में भी किया था। जो उनका आयंस होता है वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वैलेंसी वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आप आ जाओ एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे, कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर होते क्या है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन के नंबर के बराबर। किसके बराबर? प्रोटॉन के नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? Z से डिनोट किया जाता है। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोसेसेस। जो एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर लेके चलते हैं, जो कि प्रोटॉन्स से ही क्या करते हैं? निकलते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का नंबर क्या है? 1, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 1 रहेगा। कार्बन का नंबर क्या है? 6, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर समझ में आ गया? कुछ नहीं है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के नंबर के बराबर ही एटॉमिक नंबर। यानी आपको अगर एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 दिख रहा है तो उसमें समझ जाना कि प्रोटॉन भी उसके अंदर उतना ही होगा जितना कि उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब आप देखो मास नंबर, कि मास नंबर क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि मास नंबर कैसे निकलता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो किसी भी एलिमेंट का क्या निकल जाएगा? मास नंबर निकल जाएगा। समझ गए? मास नंबर कैसे निकलेगा? प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में। यानी आप समझ गए होंगे कि मास कहाँ पर मिलता है हमें? एटम के न्यूक्लियस में ही मिलेगा। हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसीलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है? 12U। उसमें 6 प्रोटॉन है, क्योंकि अभी हमने देखा 6 क्या है? कार्बन का नंबर है। ठीक है, तो उसके अंदर प्रोटॉन भी कितना होगा? 6 होगा, तो बचा हुआ क्या होगा? उसका न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो 6U + 6U इज इक्वल टू 12U क्या हो जाएगा? कार्बन का मास। समझ गए? मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है? 27U। हमने ये सीख तो लिया कि किस तरीके से निकालते हैं। तो एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है? 13 होता है, तो प्रोटॉन इसमें कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। बचा हुआ क्या हो जाएगा उसमें? न्यूट्रॉन, यानी 14 उसमें न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमें किसी सिंबल के ऊपर मास और एटॉमिक नंबर को शो करना होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके ऊपर मास नंबर होगा और नीचे क्या होगा? एटॉमिक नंबर। बिल्कुल ध्यान रखना, ऊपर क्या होगा? मास नंबर, नीचे क्या होगा? एटॉमिक नंबर। यानी कोई एलिमेंट है X, उसके ऊपर A शो करेंगे यानी मास नंबर, और नीचे Z शो करेंगे क्या? उसका एटॉमिक नंबर। जैसे नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, और उसका नंबर कितना होता है? 7।
होपफुली आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर समझ में आ गया होगा। हमने वैलेंसी भी कर लिया है, वैलेंसी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को अभी हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोटोप्स और आपका आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपका लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, बाकी होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है और पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।